हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए संस्कृति आईएएस के एक टेस्ट को मैं डिस्कस करूंगा। यह एक फुल लेंथ टेस्ट होगी और सभी सब्जेक्ट से मिलाकर इसमें टोटल 150 प्रश्न होंगे। ठीक है, तो आइए इसका डिस्कशन हम लोग प्रारंभ करते हैं। इसके पूर्व में हमने संस्कृति आईएएस के द्वारा कराए जा रहे कई सारे टेस्ट को हमने डिस्कस किया है। सभी हमारे यूट्यूब वीडियोस में अवेलेबल है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पुराने सभी वीडियो डिस्कशन का लिंक यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप लोग उसे जरूर देख लें। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन संवैधानिक उपबंधों में संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों की सहमति की आवश्यकता होती है? देखिए, जो संविधान में आर्टिकल 368 में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, उसमें से वैसे प्रावधान जो हमारे देश की संघात्मक व्यवस्था में बदलाव लाते हैं, वे सभी प्रावधान विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल की सहमति से उसमें संशोधन किए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए गए हैं। 5 ऑप्शन में से आपको बताना है कि किसके लिए विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल की सहमति की आवश्यकता होगी। एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला, संविधान संशोधन की शक्ति और प्रक्रिया, बिल्कुल सही है। आर्टिकल 368 में ही अगर बदलाव करना हो तो उसके लिए विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल की सहमति जरूरी है। दूसरा, राज्यों में विधान परिषद की समाप्ति और गठन या संसद के साधारण बहुमत के द्वारा इसे किया जाता है। ठीक है, तो दूसरा गलत हो गया। तीसरा, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी हमने बताया कि वैसे प्रावधान जो देश की संघात्मक व्यवस्था में बदलाव करेंगे तो राज्यों का प्रतिनिधित्व जो है वह हमारी संघात्मक व्यवस्था को प्रभावित करेगा, तो तीसरा भी करेक्ट होगा। चौथा, नए राज्यों का प्रवेश, आर्टिकल 2 और 3 आप लोग याद करें, यह साधारण बहुमत इसके लिए जरूरत होती है, तो चौथा भी गलत हो गया। पांचवा, 7वीं अनुसूची से संबंधित विषय, पुनः 7वीं अनुसूची में देखिए संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची का वर्णन किया गया है और अभी हमने बताया कि संघात्मक व्यवस्था को प्रभावित करते हो और 7वीं अनुसूची भी हमारी संघात्मक व्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। तो 1, 3 और 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर बी। अगला प्रश्न है, स्थगन प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यानी कि स्थगन प्रस्ताव से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसे केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, बिल्कुल सही है। इसे प्रस्तुत करने के लिए सदन के 1/4 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है, यह गलत है। लोकसभा में इसे प्रस्तुत करने के लिए 50 सदस्यों की सहमति होनी चाहिए, तो दूसरा गलत हो गया। तीसरा, इसमें सार्वजनिक महत्व के 2 या अधिक विषय शामिल किए जा सकते हैं, गलत। सार्वजनिक महत्व के 1 से अधिक विषय को शामिल नहीं किया जा सकता, तो दूसरा और तीसरा गलत है। तो कौन सही है? केवल एक आंसर हो जाएगा इसका ए। निम्नलिखित में से कौन सी संघीय शासन प्रणाली की विशेषता नहीं है? ठीक है, संघीय शासन प्रणाली की कौन विशेषता नहीं है? स्वतंत्र न्यायपालिका, यह विशेषता है। संविधान की सर्वोच्चता, यह भी विशेषता है। द्विसदनीय विधानमंडल, यह भी विशेषता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, विशेषाधिकार संपन्न केंद्र, यानी कि केंद्र की तरफ शक्तियों का ज्यादा झुकाव होना, यह संघात्मक प्रणाली की विशेषता नहीं होगी, यह एकात्मक प्रणाली की विशेषता होगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सही कथन को बताना है। राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा का उसके लागू होने की तिथि से 2 माह के भीतर संसद के द्वारा अनुमोदन किया जाना आवश्यक है, बिल्कुल सही है। जब राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है तो 60 दिनों के अंदर अंदर संसद के दोनों सदनों से उसकी सहमति लिया जाना आवश्यक है। दूसरा, इसे संसद के द्वारा अधिकतम 3 वर्ष की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है, बिल्कुल यह भी सही है, लेकिन इसके लिए कंडीशन यही है कि प्रत्येक 6 महीने पर संसद से उसे सहमति मिलनी चाहिए। संसद से साधारण बहुमत से उसे प्रत्येक 6 महीने पर सहमति मिलनी चाहिए और 6 महीने पर सहमति के बाद उसे 3 वर्ष की अवधि तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो 1 और 2 इसके दोनों ऑप्शन सही हैं। ठीक है, तो 4 का आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत कौन से आर्टिकल में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार? आर्टिकल 32। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत प्रदत्त निम्नलिखित में से कौन सी रीट केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के लिए जारी की जा सकती है? देखिए, न्यायिक और अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के लिए 2 रीट जारी होते हैं, एक तो उत्प्रेषण और दूसरा प्रतिषेध। लेकिन यहाँ पे सवाल है कि
केवल न्यायिक एवं अर्धन्यायिक प्राधिकरणों के लिए। तो केवल न्यायिक और अर्धन्यायिक प्राधिकरणों के लिए प्रतिषेध को जारी किया जाता है। उत्प्रेषण न्यायिक प्लस अर्धन्यायिक प्लस प्रशासनिक अधिकरणों के विरुद्ध जारी होती है। तो सवाल है कि केवल न्यायिक और अर्धन्यायिक प्राधिकरण, तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा डी। धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है, सही कथन को बताना है। धन विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, गलत है। धन विधेयक हमेशा लोकसभा में आएगा, ठीक है। दूसरा, राज्यसभा इसे अस्वीकृत नहीं कर सकती है। देखिए यह भी सही है, राज्यसभा के पास अस्वीकृत करने का पावर नहीं होता है। हाँ, यह 14 दिनों के लिए विधेयक को अवश्य रोक सकती है, कुछ सिफारिश कर सकती है कि आप इसमें ये पॉइंट ऐड कर सकते हैं, लेकिन उन सिफारिश को मानना या ना मानना लोकसभा पर निर्भर करता है, ठीक है। तो राज्यसभा ज्यादा से ज्यादा ये कर सकती है कि कोई धन विधेयक को 14 दिनों तक उसे रोककर रख सकती है। अगर 14 दिनों के अंदर राज्यसभा उसे पारित नहीं करती है तो वह धन विधेयक स्वतः पारित मान लिया जाता है, ठीक है। तो इसका डिलेइंग पावर है 14 डेज का। अदरवाइज राज्यसभा को धन विधेयक के संदर्भ में कोई शक्तियां प्राप्त नहीं है। तो दूसरा सही है। तीसरा, राष्ट्रपति इस पर अनुमोदन देने के लिए बाध्य है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति अनुमोदन देने के लिए इसीलिए बाध्य है क्योंकि धन विधेयक को लाए जाने से पूर्व ही राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। जब तक राष्ट्रपति अनुमति नहीं देंगे सदन के पटल पर धन विधेयक को नहीं लाया जाएगा। और चूंकि राष्ट्रपति के अनुमोदन से ही, राष्ट्रपति की सहमति से धन विधेयक को लाया जाता है सदन के पटल पर, इसलिए प्राय माना जाता है कि राष्ट्रपति उस विधेयक पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर देते हैं। तो 2 और 3 इसका सही है, आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। एक तरफ है स्रोत, दूसरे तरफ है प्रावधान, ठीक है। कितने युग्म सही सुमेलित हैं? ब्रिटेन का संविधान एकल नागरिकता सही है, एकहरी नागरिकता ब्रिटेन से। समवर्ती सूची फ्रांस गलत है, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। राष्ट्रपति का महाभियोग अमेरिका सही है। विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया ऑस्ट्रेलिया गलत है, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से लिया गया है, ठीक है। तो कितने युग्म सही सुमेलित हैं? तो 1 और 3 यानी कि केवल 2 युग्म सुमेलित हैं। 7 का आंसर बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए यह प्रश्न बढ़िया है, इसके लिए जब तक आपको प्रस्तावना पूरा याद नहीं होगा तब तक आप इस प्रश्न के उत्तर को सही नहीं कर सकते, ठीक है। प्रश्न की 4 वर्ड यहाँ पे दिए गए हैं, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता और समानता। उपर्युक्त का भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सही व्यवस्थित क्रम निम्नलिखित में से कौन सा होगा? यानी कि अगर आपको पूरा प्रस्तावना याद होगा, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पूरा जब याद होगा आपको, तब ये चारों क्रम जो आते हैं, चारों वर्ड प्रस्तावना के कैसे क्रम में आएंगे, उस क्रम से आपको यहाँ पे बताना होगा, ठीक है। तो अगर इसका क्रम देखें तो सबसे पहले आता है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। उसके बाद आता है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। इसके बाद आता है समानता और फिर बंधुत्व बढ़ाने के लिए, ठीक है। यही सीक्वेंस है प्रस्तावना का। तो 2, 1, 4, 3 इसका आंसर होगा, ठीक है। 8 का बी। आप लोग प्रस्तावना को भी अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। 9वां नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की अधिकारिता प्रदान की गई है? बहुत आसान है, आर्टिकल 11। अगला है ग्राम न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए ग्राम न्यायालय का जो कॉन्सेप्ट है, ग्राम न्यायालय बेसिकली गांव में जो छोटे छोटे विवाद होते हैं उसको सुलझाने के लिए ग्राम न्यायालय के गठन की सिफारिश विधि आयोग के द्वारा की गई थी, ठीक है। तो इसकी स्थापना का सुझाव विधि आयोग की 114वीं रिपोर्ट में प्रस्तुत की गई थी, बिल्कुल सही है। और 114वीं रिपोर्ट जो प्रस्तुत की गई थी और जिनके नेतृत्व में रिपोर्ट आई थी, उसके अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति D.A. देसाई, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, इसके न्यायाधिकारी की नियुक्ति संबंधित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की जाती है, गलत है। इसके न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वह राज्य सरकार के द्वारा, राज्य सरकार की सिफारिश पर और हाई कोर्ट की सहमति पर, ठीक है। तो दूसरा गलत है। तो कौन सा सही है? केवल एक। 10 का आंसर ए। दो तरफ सूची है, सूची 1 आर्टिकल, सूची 2 प्रावधान, मैच करना है, ठीक है। बहुत आसान है, ठीक है। ये आपको सारे आर्टिकल DPSP से संबंधित हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। तो इतना आपको आर्टिकल याद होना चाहिए। मैच करिए। पहला है आर्टिकल 40 पंचायतों का गठन, यानी कि ए का हो जाएगा 1, ठीक है। आर्टिकल 42 मातृत्व सहायता का उपबंध, बी का हो जाएगा 2। आर्टिकल 46 ये आपका आ जाएगा कमजोर वर्गों के आर्थिक हितों की रक्षा, ठीक है। तो सी का 4 हो जाएगा। 47 में पोषाहार स्तर में सुधार, डी का हो जाएगा 3। 1, 2, 4, 3 कौन सा? 1, 2, 4, 3 11 का आंसर सी।
निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में उल्लिखित राज्य सूची का विषय नहीं है? राज्य सूची के अंतर्गत निम्न में से कौन सा राज्य सूची के अंतर्गत निम्न में से कौन सा नहीं आएगा? ठीक है, तो ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी विद्युत। विद्युत जो है वह संघ सूची का विषय है। ठीक है, विद्युत के साथ साथ डाक, तार, रेल, रक्षा, ये सभी जो है विद्युत, ठीक है, ये सभी जो है संघ सूची का विषय है। तो इसका आंसर आ जाएगा 12 का सी। अगला 13 नंबर सवाल है, नीति कटौती प्रस्ताव के अंतर्गत विपक्षी दलों के द्वारा सरकार से निम्नलिखित में से कौन सी मांग की जाती है? नीतिगत कटौती प्रस्ताव के अंतर्गत सरकार से विपक्षी दलों के द्वारा कौन सी मांग की जाती है? बहुत आसान और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बजट चैप्टर में आपने इसे जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, तो नीति कटौती प्रस्ताव होता है, इसका मतलब होता है मांग की राशि को घटाकर 1 रुपया किया जाए। ठीक है, तो इसका 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। और देखिए ऑप्शन नंबर सी है कि मांग की राशि में 100 रुपया की कटौती, 100 रुपये की कटौती होगा तो इसे टोकन कटौती के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऐसे ऐसे टर्म आप लोग याद रखेंगे। नीतिगत कटौती प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जाता है, क्यों लाया जाता है, टोकन कटौती प्रस्ताव क्यों लाई जाती है, इसका क्या मकसद होता है। ठीक है, सरकार पर अंकुश बनाए रखना इसका मुख्य उद्देश्य होता है दोनों का। तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से किस समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज पद्धति की स्थापना का सुझाव दिया था? द्विस्तरीय पंचायती राज पद्धति, यह अशोक मेहता समिति की सिफारिश पे लाया गया था। ठीक है, तो 14 का आंसर हो जाएगा बी। और बलवंत राय ने 3 स्तरीय पंचायती राज की वकालत की थी। ठीक है, 14 का आंसर बी। एक तरफ है संविधान संशोधन और दूसरे तरफ दिया गया है प्रावधान, इसे आपको मैच करना है। 26वां संविधान संशोधन, लोकसभा की सीटों की संख्या में वृद्धि गलत है। 26वां संविधान संशोधन जो है वह प्रीविपर्स की समाप्ति से है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो राजा महाराजा थे उनके विशेषाधिकार में कटौती किया गया था 26वें संविधान संशोधन के जरिए। पहला गलत हो गया। दूसरा, 61वां संविधान संशोधन, मतदान के लिए आयु में संशोधन, सही है। 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था मतदान की आयु। 91वां संविधान संशोधन, मंत्रिपरिषद के आकार को निश्चित करना, सही है। 96वां संविधान संशोधन, सहकारी समिति को संवैधानिक संरक्षण, गलत है। सहकारी समिति 97वां संविधान संशोधन संबंधित है। ठीक है, तो है कि कितने युग में सही सुमेलित हैं, तो 2 और 3, केवल 2 युग में सही सुमेलित हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। निम्नलिखित में से किसने पूंजीपतियों और मजदूर वर्ग के बीच मध्यस्थता के उद्देश्य से अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की? तो अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। 16 का आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा गलत है उसे बताना है। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट श्यामजी कृष्ण वर्मा, सही है। द सोशलिस्ट S.A. डांगे, सही है। इसका प्रकाशन 1922 से शुरू हुआ। ठीक है, ये सही हो गया। इनकलाब गुलाम हुसैन, यह भी सही है। इसका प्रकाशन 1923 में लाहौर से शुरू हुआ है। ठीक है, न्यू इंडिया महात्मा गांधी, गलत है। न्यू इंडिया एनी बेसेंट, इसका प्रकाशन कब से शुरू हुआ? 1914 ईस्वी से। ठीक है, तो 17 का कौन सुमेलित नहीं है, आंसर हो जाएगा डी। 1908 में प्रस्तुत विकेंद्रीकरण आयोग की रिपोर्ट में कौन सा सुझाव प्रस्तुत किया गया था? ठीक है, तो विकेंद्रीकरण आयोग 1908 ईस्वी में आया था। इसके कौन से सुझाव निम्नलिखित में से थे? 4 ऑप्शन है, कोई एक ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। बताइए कि विकेंद्रीकरण आयोग ने क्या सिफारिश की थी। स्पेक्ट्रम बुक में इसकी चर्चा की गई है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 देखिए, ए नंबर ऑप्शन, ग्राम पंचायतों को अधिक सशक्त बनाने की इसने सिफारिश की थी ताकि विकेंद्रीकरण को प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया जा सके। 18 का आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालानुक्रम व्यवस्थित करिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनें। ठीक है, आंध्र प्रांतीय रैयत सभा, आंध्र प्रांतीय रैयत सभा की स्थापना 1928 में NG रंगा के द्वारा की गई थी। ठीक है, हो गया। दूसरा, पंजाब भूमि अन्याक्रमण अधिनियम पारित किया जाना, 1900 में यह पारित किया गया था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का विभाजन, इसकी स्थापना 1920 ईस्वी में हुई है, पर यहाँ पर है इसका विभाजन, तो इसका विभाजन 1929 ईस्वी में किया गया। ठीक है, कानपुर संयंत्र केस 1924 ईस्वी में आया था। मुजफ्फर डांगे, ऐसे डांगे वगैरह को इसमें
आरोपी बनाया गया था। ठीक है, अब इसको आपको एक क्रम में व्यवस्थित करना है, कैसे कैसे घटनाएं घटी है। तो सबसे पहले 2 हुआ है, 2 के बाद 4, 4 के बाद 1, उसके बाद 3, 2 1 4 3, इसका आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में सरकारी सेवाओं में नस्लीय भेदभाव को समाप्त करते हुए योग्यता को सेवा का आधार स्वीकार किया गया? योग्यता को सेवा का आधार किस चार्टर एक्ट के तहत स्वीकार किया गया? तो 1833 का चार्टर एक्ट के तहत। इसका आप देखेंगे तो धारा 87 जो है वह योग्यता को सेवा का आधार बनाता है। ठीक है, तो 20 का आंसर बी। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह पश्चिम भारत से संबंधित नहीं है? ठीक है, रामोसी विद्रोह वहीं पे पश्चिम भारत में हुआ है, रामोसी विद्रोह। भील विद्रोह भी पश्चिम भारत में हुआ है, बघेरा विद्रोह भी पश्चिम भारत में हुआ है, लेकिन हो विद्रोह देखेंगे, हो विद्रोह छोटा नागपुर में हुआ है। ठीक है, छोटा नागपुर। तो कौन पश्चिम भारत से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। शिक्षा में सुधार के उद्देश्य से गठित चार्ल्स वुड के डिस्पैच में कौन सी अनुशंसाएं की गई थी? यानी कि चार्ल्स वुड के डिस्पैच से संबंधित कौन सा है? कब आया था? 1854 में। पहला, कला विज्ञान दर्शन और साहित्य का प्रसार करना, बिल्कुल सही है। प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो, यह चार्ल्स वुड नहीं। माध्यम का अंग्रेजी जो है यह चार्ल्स वुड प्राथमिक शिक्षा से संबंधित नहीं था। तो दूसरा तो गलत हो जाएगा, पहला सही है दूसरा गलत है, याद रखिए आप लोग। यहाँ पे आइए, तीसरा नंबर है, पहला सही दूसरा गलत। तीसरा है शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रयत्नों को प्रोत्साहन देना, बिल्कुल सही है। कलकत्ता, बंबई और मद्रास विश्वविद्यालय, यह भी सही है। 1854 में वुड डिस्पैच आया और 1857 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो सही कौन सा है? तो 1 3 4 सही है, आंसर हो जाएगा डी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली ने निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी को हराकर अर्काट पर विजय प्राप्त की? ठीक है, तो वह अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो कर्नल वेली था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। कांग्रेस समाजवादी दल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, कांग्रेस समाजवादी दल से संबंधित कौन सा कथन सही है? इसका गठन इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रतिद्वंदी राजनीतिक संगठन के रूप में किया गया था, गलत है। इसका गठन आईएनसी के एक प्रतिद्वंदी के रूप में नहीं किया गया था, बल्कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के भीतर ही एक संगठन समूह के रूप में किया गया था, जिसका उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था। तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा, 1935 के अधिनियम का इसने पूर्ण विरोध किया, सही है। तो कौन सा सही है? केवल 2 सही है, 24 का आंसर बी। यहाँ पे एक तरफ है सूची आयोग और समिति और दूसरा तरफ उसका क्या उद्देश्य था गठित करने का। ठीक है, अस्ट्रेची आयोग। अस्ट्रेची आयोग का गठन 1880 में किया गया है। इसका क्या उद्देश्य था? तो अकाल से संबंधित, एक आंसर हो जाएगा 3। फॉलर आयोग, फॉलर आयोग 1898 में गठित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था मुद्रा पर सुझाव देना, बी का हो जाएगा 1। ठीक है, विटली आयोग, विटली आयोग का गठन 1929 में किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य था श्रमिकों की स्थिति का अध्ययन करना, सी का हो जाएगा 4। मैकलेगन आयोग, मैकलेगन आयोग का गठन 1915 में किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था सहकारी वित्त पर सुझाव देना, डी का हो जाएगा 2। 3 1 4 2, ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी, यानी कि 25 का आंसर बी। 26 नंबर सवाल है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है उसे यहाँ पर बताना है। ह्वेंग सांग हर्षवर्धन के समय में आया था, बिल्कुल सही है, और 629 से 43 ईस्वी तक रहा है। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में यह भी सही है, यह 339 से 414 तक रहा है। ठीक है, मार्को पोलो कृष्णदेवराय गलत है। मार्को पोलो यहाँ पर जब आया था तो पांड्य शासकों का यहाँ पे शासन था। ठीक है, पांड्य शासक, तो ये गलत हो गया। अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय, बिल्कुल सही है। कब आया था? 1443 में अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय। ठीक है, तो कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन में सी नहीं है, 26 का आंसर हो जाएगा सी। जैन धर्म के श्वेतांबर संप्रदाय की विशेषता के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? यानी कि श्वेतांबर से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? ठीक है, पहला है प्राचीन जैन ग्रंथों में विश्वास। ठीक है, तो यह तो सही हो गया। दूसरा है ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन की आवश्यकता नहीं, यह गलत है। श्वेतांबर ऐसा नहीं मानते कि आपकी ज्ञान प्राप्ति हो गई तो भोजन की आवश्यकता आपको नहीं है, तो यह गलत हो गया। मोक्ष प्राप्ति का अधिकार केवल पुरुषों को, यह भी गलत है। मोक्ष प्राप्ति का अधिकार मेल और फीमेल, पुरुष और महिला दोनों के। ठीक है, तो कौन सा सही नहीं है? तो 2 और 3 आंसर हो जाएगा 27 का सी।
निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य काल में वसूल किया जाने वाला एक सिंचाई कर था? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सिंचाई कर मौर्य काल में कौन सा था? तो देखिए ऑप्शन में आप देखेंगे उदक भाग जो था वह सिंचाई कर से संबंधित है। ठीक है, यूपीएससी में एक बार पूछा गया है कि प्रणय जो मौर्य काल में वसूल किया जाता था उसका संबंध किससे था? तो यह आपातकालीन कर था। ठीक है, आपातकालीन कर था, लेकिन उदक भाग जो है वह सिंचाई कर से संबंधित था। आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से किसने कर निर्धारण के लिए पैमाइश की पद्धति को समाप्त करके बटाई पद्धति प्रारंभ की? ठीक है, बटाई पद्धति गियासुद्दीन तुगलक ने प्रारंभ किया है। इसके पूर्व जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा प्रारंभ किए गए पैमाइश की पद्धति प्रचलित थी, उसको समाप्त किया गियासुद्दीन तुगलक ने और बटाई पद्धति प्रारंभ किया। 29 का आंसर सी। नागर शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा सही है उसे बताना है। नागर शैली, देखिए उत्तर भारत में मंदिर निर्माण की शैली नागर शैली है, प्रचलित है, और दक्षिण भारत में मंदिर निर्माण की शैली है उसे द्रविड़ शैली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो कौन सा कथन सही है उसे बताना है। पहला, गर्भगृह के ऊपर एक घंटाकार संरचना का निर्माण किया जाता था, सही है। द्वार मंडपों के निर्माण में स्तंभों का प्रयोग किया जाता था, यह गलत है, यह नागर शैली से संबंधित नहीं है। लिंगराज मंदिर इसका स्पष्ट उदाहरण है, बिल्कुल सही है। तो कौन सा सही है? तो 1 और 3 सही है, 30 का आंसर हो जाएगा बी। कौन सा सही सुमेलित है? ठीक है, कौन सा सही सुमेलित है उसे बताना है। गरीबी का दुष्चक्र आर्थर लेविस गलत है। गरीबी का दुष्चक्र इतना बार टेस्ट सीरीज में पूछा गया है, कई बार हमने इकोनॉमी वाले सेक्शन में भी डिस्कस किया था। गरीबी का जो दुष्चक्र है वह रगनार नरकसे के द्वारा दी गई थ्योरी है, बहुत महत्वपूर्ण है गरीबी का दुष्चक्र। ठीक है, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा, गरीबी की संस्कृति ऑस्कर लुइस, सही है। सीमांत व्यक्ति की संकल्पना लेवेस्टिन, यह भी गलत है। सीमांत व्यक्ति की जो संकल्पना है वह एजरा पार्क के द्वारा दी गई कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आवश्यक न्यूनतम प्रयास सिद्धांत रॉबर्ट ई पार्क, यह गलत है। आवश्यक न्यूनतम जो है यह लेवेस्टिन के द्वारा दी गई कॉन्सेप्ट है, लेवेस्टिन। ठीक है, यह बेसिकली अपोजिट मैच है। सी का होना चाहिए था रॉबर्ट ई पार्क यानी कि एजरा पार्क, और इसका होना चाहिए था लेवेस्टिन। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, तब ये सही होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 31 का बी। अगला सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, बेरोजगारी से संबंधित है। बेरोजगारी की माप के लिए प्रस्तुत सामान्य स्थिति अवधारणा के अनुसार किसी व्यक्ति को बेरोजगार माना जाएगा। बेरोजगारी 3 प्रकार से आकलित की जाती है, उनमें सामान्य स्थिति अवधारणा भी काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक होता है चालू दैनिक स्थिति। चालू दैनिक स्थिति में अगर कोई व्यक्ति एक दिन में कम से कम 4 घंटे का रोजगार पाता है तो वह बेरोजगार नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो यह हो जाएगा चालू दैनिक स्थिति। लेकिन सवाल है सामान्य स्थिति अवधारणा के अनुसार किसे बेरोजगार नहीं माना जाएगा? तो एक वर्ष में कम से कम अगर वह 183 दिन नौकरी कर जॉब कर रहा हो, रोजगार कर रहा हो, तो उसे बेरोजगार नहीं माना जाएगा। 32 का आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से किस समिति के द्वारा गरीबी के निर्धारण के लिए मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता को आधार बनाया गया है? गरीबी के निर्धारण के लिए पोषक तत्वों का आधार किस समिति ने बनाया? तो चारों समिति जो है गरीबी निर्धारण से संबंधित है। इसमें अलग समिति जिसका गठन कब हुआ? 1979 ईस्वी में। यह पोषक तत्वों की आवश्यकता को अपना बेस बनाता है सिफारिश का। ठीक है, तो 33 का आंसर हो जाएगा ए। मुद्रा बाजार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, कौन सा कथन सही है? सही कथन को बताना है मुद्रा बाजार के संबंधित। यह अल्पकालिक प्रतिभूतियों का बाजार है, बिल्कुल सही है। इसके द्वारा रिजर्व बैंक तरलता को नियंत्रित करता है, यह भी सही है। इसमें जीवन बीमा निगम, यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं, यह गलत है। ठीक है, तो कौन सा सही है? 1 और 2 सही है, 34 का आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय रिजर्व बैंक के विदेशी मुद्रा भंडार के घटक हैं? यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, करेंट से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार के घटक कौन से हैं? तो ऑप्शन में देखेंगे चारों ऑप्शन जो है वह आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार के घटक हैं, चाहे वह जापानी येन हो, स्वर्ण भंडार हो, विशेष आरोहण अधिकार हो या IMF में आरक्षित भंडार हो। इसका आंसर हो जाएगा 35 का डी। एक तरफ है समिति और दूसरे तरफ है सुझाव। किस समिति ने क्या सुझाव दिया, इससे संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। कौन सा युग्म सही सुमेलित है इसे बताना है। पहला है पीजे नायक। पीजे नायक आर्थिक पूंजी ढांचे की समीक्षा, देखिए गलत है। पीजे नायक समिति ने बेसिकली बैंक बोर्ड के शासन की समीक्षा की है। बैंक बोर्ड के शासन की समीक्षा की है, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा उर्जित पटेल, मौद्रिक नीति ढांचे की जांच, सही है।
बिमल जालान बैंकिंग प्रणाली, यह भी गलत है। बिमल जालान ने आर्थिक ढांचे की समीक्षा की है, ठीक है, तो यह गलत हो गया। केलकर अवसंरचना विकास सही है, तो 2 और 4 इसका सही है, इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल है उदार ऋण खिड़की निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, उदार ऋण खिड़की, ठीक है। तो उदार ऋण खिड़की आप देखेंगे वह वर्ल्ड बैंक की अनुषंगी संस्था अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ से संबंधित है। वर्तमान समय में इसके 174 सदस्य, ठीक है। 37 का आंसर सी। 38 बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है उसे बताना है। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक की नीति आयोग के द्वारा जारी की जाती है, गलत है। नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स नीति आयोग के द्वारा जारी की जाती है। राष्ट्रीय लगा रहता तो सही होता, लेकिन यहाँ पर है बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, यह यूएनडीपी के द्वारा जारी की जाती है, पहला तो गलत हो गया। यह स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर में अभावों की पहचान करता है, सही है, तो केवल 2 सही है, आंसर हो जाएगा इसका बी। निम्नलिखित में से कौन से किसी देश के आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं? किसी देश के आर्थिक विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करेंगे? प्राकृतिक संसाधन सही है, जनसंख्या बिल्कुल सही है, राजनीतिक कारण यह भी सही है, और तकनीकी प्रगति यह भी सही है, ठीक है। ये सब सवाल जो है किसी बुक में नहीं मिलेंगे, एक कॉमन कॉन्सेप्ट पर आधारित सवाल होते हैं, ठीक है। तो चारों ऑप्शन इसका करेक्ट हैं, इसका आंसर हो जाएगा डी। बैंक बोर्ड ब्यूरो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और अभी हमने बताया कि पीके नायक समिति का मेन कार्य क्या था? बैंक बोर्ड ब्यूरो की समीक्षा करना, ठीक है। तो इसके बारे में विचार करना है। यह एक सांविधिक निकाय है, गलत, यह एक सांविधिक निकाय नहीं बल्कि एक स्वायत्त निकाय है, ठीक है। अगला, इसका अध्यक्ष आरबीआई का गवर्नर होता है, यह भी गलत है। इसका अध्यक्ष आरबीआई का गवर्नर नहीं होता बल्कि बाहर से अपॉइंट होता है। इसमें 1 अध्यक्ष होते हैं और 3 पदेन सदस्य होते हैं और 5 विशेषज्ञ इसमें शामिल होते हैं बोर्ड में, ठीक है। यह विकासशील रणनीतियों और पूंजी जुटाने में बैंकों की सहायता करता है, सही है, तो केवल 3 सही है, इसका आंसर हो जाएगा सी। हाल ही में खबरों में रहा प्रोजेक्ट ईशान निम्नलिखित में किस विषय से संबंधित है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, प्रोजेक्ट ईशान का संबंध किससे है? तो हवाई यातायात प्रबंधन से है प्रोजेक्ट ईशान संबंधित, 41 का आंसर हो जाएगा डी। हाल ही में WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक में भारत को कौन सा पदक प्राप्त हुआ है? प्रत्युत्तर दर्पण का जब मैं शॉर्ट नोट डिस्कस किया था तो इसे भी हमने बताया था। भारत 119 देशों में 39वें स्थान पे भारत है और फर्स्ट रैंक पे यूएसए है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 42 का सी। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा KASA नाम से अपनी अंतरिक्ष एजेंसी की स्थापना की गई है? KASA का पूरा नाम है कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया, 43 का डी। हाल ही में भारत के पहले ओलंपिक अनुसंधान एवं शिक्षा केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। और ऐसा यह दक्षिण एशिया में अपनी तरह का पहला केंद्र है जहां पर ओलंपिक को लेकर रिसर्च किया जाएगा और वहां पे शिक्षा का प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो भारत के पहले ओलंपिक अनुसंधान एवं शिक्षा केंद्र का उद्घाटन हाल ही में गुजरात में किया गया, 44 का आंसर हो जाएगा सी। हाल ही में सुर्खियों में रहा निर्माण पोर्टल का संबंध निम्नलिखित में से किससे? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि यह आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं उसी फील्ड से संबंधित है। निर्माण पोर्टल, निर्माण पोर्टल बेसिकली यूपीएससी उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने से संबंधित है। निर्माण पोर्टल को लॉन्च किया गया है कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। कोल इंडिया लिमिटेड का एक CSR प्रोजेक्ट है, ठीक है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोजेक्ट है। इसके तहत यूपीएससी की तैयारी करने वाले शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और महिलाएं अगर यूपीएससी प्री क्वालिफाई करती हैं तो उनको 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा प्रदान की जाएगी, ठीक है। तो 45 का आंसर हो जाएगा सी। बहुत महत्वपूर्ण है निर्माण पोर्टल, ठीक है। हाल ही में एलिसा माद्रोजा को वित्तीय कार्रवाई कार्यबल, ठीक है, FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अध्यक्ष चुना गया। किसे?
एलिसा माद्राजो को। अब बताइए किस देश से संबंधित है, तो मैक्सिको से। निम्नलिखित में से कौन सा 5 जून 2024 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस 2024 का थीम है। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, प्रतिवर्ष 5 जून को। तो 2024 का क्या थीम है, तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, भूमि पुनरुद्धार, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता इसकी थीम है। और इसकी मेजबानी किसके द्वारा की गई, तो सऊदी अरबिया के द्वारा इसकी मेजबानी की गई। 47 का आंसर हो जाएगा डी। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा निम्नलिखित में से किस देश में भारत का पहला जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया। फिर से एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, भारत का पहला जन औषधि केंद्र किस देश में किया गया, मॉरिशस में। 48 का आंसर हो जाएगा बी। हाल ही में जारी विश्व वन रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है, FAO के द्वारा, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो पहला तो सही हो गया। दूसरा, इसमें वन क्षेत्र में वृद्धि के मामले में भारत शीर्ष पे है, गलत है। वन क्षेत्र के में वृद्धि के मामले में फर्स्ट रैंक पर है चाइना और थर्ड रैंक पे है इंडिया। ठीक है, तो पहला केवल सही है और दूसरा गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा 49 का ए। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा घोषित एकीकृत पेंशन योजना को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, एकीकृत पेंशन योजना को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है, महाराष्ट्र। 50 का आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल है, निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित करना है। एक तरफ है विभाजक बिंदु, दूसरी तरफ है विभाजित क्षेत्र। ठीक है, 8 डिग्री चैनल मालदीव मिनिकाय, सही है। 9 डिग्री चैनल मिनिकाय लक्षद्वीप, सही है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार, यह भी सही है। 11 डिग्री चैनल या लक्षद्वीप को 2 भागों में बांटेगा, अमीनी द्वीप और कन्नानूर, यह भी सही है। तो कौन सा सही सुमेलित है, तो चारों सही सुमेलित है। कॉमन का आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सी लाल मृदा की विशेषता नहीं है, लाल मृदा की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है, तो प्रकृति में अम्लीय होती है, सही है। इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, यह भी सही है। इसका निर्माण आग्नेय चट्टानों के विघटन से होता है, यह भी सही है। इसकी नमी धारण क्षमता सर्वाधिक होती है, यह गलत है। सर्वाधिक नमी धारण क्षमता लाल मिट्टी की नहीं बल्कि काली मिट्टी की होती है। ठीक है, तो इसका 52 का आंसर हो जाएगा डी। प्रायद्वीपीय भारत की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, या ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है, सत्य है। या उत्तर भारत की तुलना में नूतन है यानी कि नवीन है, गलत है। उत्तर भारत की तुलना में प्रायद्वीपीय भारत नवीन नहीं है, बल्कि उत्तर भारत की तुलना में प्रायद्वीपीय भारत प्राचीन है, पुरातन है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहां पर गोंडवाना चट्टानें वहां पे ज्यादा मिलेगी प्रायद्वीपीय भारत में, आप देखेंगे तो। और गोंडवाना भूमि के टूटने और अवसादन के कारण ही प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण हुआ है, इसीलिए वह उत्तर भारत की तुलना में प्राचीन है। ठीक है, उसका पहले निर्माण हुआ, उसके बाद उत्तर भारत का। इसका 2 नंबर ऑप्शन जो है वह गलत हो गया। ठीक है, तीसरा, यहाँ काली मिट्टी अधिकता में पाई जाती है, सही है। प्रायद्वीपीय भारत में आप देखेंगे तो काली मिट्टी का ही क्षेत्र है। मेघालय की पहाड़ियाँ इसी क्षेत्र का भाग है, सही है। ठीक है, तो 2 को हटा दीजिए, 1, 3, 4 सही है। ऑप्शन नंबर सी में देखिए, इसका आंसर हो जाएगा सी। ब्रह्मपुत्र की निम्नलिखित सहायक नदियों का पश्चिम से पूरब क्रम व्यवस्थित करने के लिए कह रहा है। ठीक है, पश्चिम से पूरब, इधर से आपको इधर जाना है, पश्चिम से पूरब। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले तो नंबर 1 पे तीस्ता आएगा, तीस्ता के बाद कामेंग, कामेंग के बाद सुबनसिरी और उसके बाद लोहित। ठीक है, तो 1, 3, 2, 4 इसका सीक्वेंस होगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा गलत है, इसे बताना है। ठीक है, बुर्जिल दर्रा महान हिमालय, सही है। बनिहाल दर्रा पीर पंजाल, सही है। अग्निहाल दर्रा जास्कर, गलत है। अग्निहाल दर्रा जो है वह केटू काराकोरम श्रेणी का भाग है। खरदुंगला लद्दाख श्रेणी, सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। मैंगनीज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए ऑप्शन नंबर 2 पहले देखिए, इसका सर्वाधिक भंडार उड़ीसा में, यह तो सही है कि मैंगनीज कहाँ पे सबसे ज्यादा पाया जाता है, उड़ीसा में। पहला है कि धारवाड़ युग की अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, यह भी सही है। ठीक है, तो दोनों सही हैं। 56 का आंसर हो जाएगा सी। नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में, नागार्जुन सागर बांध। ठीक है, किस नदी पर, कृष्णा नदी पर। 57 का आंसर हो जाएगा ए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से कारक भूस्खलन के लिए उत्तरदायी है। भूस्खलन, लैंडस्लाइडिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्तरदायी है।
झूम कृषि सही है, ज्वालामुखी उद्गार यह भी सही है, वन उन्मूलन वनों का कटाव सही है, सड़क निर्माण यह भी सही है। भूस्खलन अभी अभी काफ़ी न्यूज़ में रहा है, केरला में जो घटना घटी है, ठीक है, तो इसके कारण यहाँ पे पूछ लिया गया है। तो चारों ऑप्शन सही है, इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 चारों करेक्ट है, आंसर डी। अगला सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील है? पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील है चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा में। इसका आंसर हो जाएगा 59 का सी। सूची 1 और सूची 2 को यहाँ पर मैच करना है, एक तरफ है खदान और दूसरे तरफ है खनिज, ठीक है। नेल्लोर, नेल्लोर खदान कहाँ पर है? नेल्लोर आंध्र प्रदेश में, ठीक है। कोरापुट कहाँ पर है? उड़ीसा में। अगला है बालाघाट कहाँ पे है? एमपी में सॉरी, रामपुरा आगचा राजस्थान में, ठीक है। अब इसको मैच करिए। नेल्लोर आंध्र प्रदेश, यहाँ पे अवरक पाया जाता है, ए का हो जाएगा 3। बालाघाट जो है तांबा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, सी का हो जाएगा 4, ठीक है। अब आइए ए का 3 सी का 4, ए का 3 और सी का 4, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा, ठीक है। लेकिन और 2 मैच कर लेते हैं। कोरापुट बॉक्साइट से संबंधित है, रामपुरा आगचू जिंक से संबंधित है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 का डी। निम्नलिखित में से कौन से वेटलैंड के लाभ हैं? वेटलैंड के लाभ कौन कौन से हैं उसे बताना है, ठीक है। जैव विविधता का संरक्षण होता है, सही है। मृदा अपरदन से सुरक्षा प्राप्त होती है, अभी सही है। पर्यटन के लिए काफी उपयोगी है और यहाँ पर पर्यटन में वृद्धि की प्रचुर संभावनाएं विद्यमान होती है, ठीक है। प्रदूषण नियंत्रण में सहायक है, यह भी सही है, ठीक है। तो वेटलैंड के कौन लाभ हैं? तो चारों ऑप्शन करेक्ट है, इसका आंसर हो जाएगा 61 का डी। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मेलन ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है? देखिए अभी तक 2 सम्मेलन ऐसा है जो ओजोन परत के संदर्भ में संदर्भित है, ठीक है। एक है वियना प्रोटोकॉल 1985 में हुआ था, ठीक है। और दूसरा जो है ओजोन परत से संबंधित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, यह 1987 में हुआ था, ठीक है। तो अब यहाँ पे बताइए कौन सा ऑप्शन है? तो मॉन्ट्रियल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 62 का ए। इसके बाद अब देखेंगे जोहान्सबर्ग कब हुआ है? तो 2002 में जोहान्सबर्ग हुआ है। बाली इंडोनेशिया 2007 में हुआ है। क्योटो प्रोटोकॉल बहुत फेमस है, 1997 में हुआ। तो 62 का आंसर हो जाएगा ए। एक तरफ है बाघ अभयारण्य और दूसरा तरफ है राज्य, कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम यह आंध्र प्रदेश में सही है। बिलगिरी रंगनाथ कर्नाटक में सही है। कालकड़ मुंडनथुरई तमिलनाडु में सही है। ओरंग अरुणाचल प्रदेश गलत है, ओरंग असम में अवस्थित है, ठीक है। तो 63 का आंसर हो जाएगा डी। कम वर्षा वाले शुष्क क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है, ठीक है। यानी कि कम वर्षा वाले शुष्क क्षेत्रों में कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती है, इसके बारे में कौन सा कथन सही है। पहला, इसमें उथली जड़ें पाई जाती है, गलत है। जहाँ पे कम वर्षा होगी वहाँ पे जड़ें गहरी होगी, क्यों? क्योंकि ज़्यादा गहराई तक जाएगी तभी जड़ें जो है वह पोषक तत्वों को प्राप्त कर पाएगी, ठीक है। यह तो कॉमन सेंस पर सवाल है, ठीक है, पहला गलत हो गया। दूसरा, इनके पत्ते मांसल एवं कंटीले होते हैं, बिल्कुल सही है। जहाँ पे वर्षा ही कम होगी, शुष्क क्षेत्र होगा, तो वहाँ पे कंटीले तो वनस्पति उगेंगे ही। पत्ती तो पहला गलत, दूसरा सही, ठीक है। पहला गलत, इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए, ठीक है। अभी ये आ गया बी और सी। पत्तियां व शाखाएं अपेक्षाकृत कम होती है, यह भी सही है, ठीक है। तो इसके 2 और 3 सही हैं, आंसर हो जाएगा 64 का सी। शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन से विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों का सही अवरोही क्रम है? यानी कि प्राथमिक उत्पादकता के आधार पर अवरोही क्रम में घटते हुए क्रम में आपको यहाँ पर सीक्वेंस बताना है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट होगा, क्योंकि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षावन में सबसे ज़्यादा वहाँ पे शुद्ध प्राथमिक उत्पादक मिलेंगे, उसके बाद फिर सवाना, उसके बाद फिर बोरियल वन और उसके बाद फिर शीतोष्ण पतझड़ वन। 65 का आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ है विद्युत चुंबकीय तरंगे और दूसरा तरफ है खोजकर्ता, ठीक है। तो एक्स किरणें रोएंटगन सही है। अवरक्त किरणें विलियम हर्शेल, यह भी सही है। परावैंगनी बैकुरल गलत है, ठीक है। परावैंगनी किरणें की खोज रिटर के द्वारा की गई थी, कब? 1801 ईस्वी में। दृश्य विकिरण न्यूटन सही है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। पराध्वनिक तरंगों के अनुप्रयोग, पराध्वनिक तरंगों के यूज निम्नलिखित में से कौन सा है?
धातु के ब्लॉक में दरारों का पता लगाना, कलपुर्जों की सफाई, शरीर के आंतरिक अंगों का प्रतिबिंब। तीनों सही है, इसका आंसर हो जाएगा 67 का डी। निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा शरीर में बनने वाले यूरिया एवं अन्य उत्सर्जी पदार्थों को रक्त से पृथक किया जाता है? शरीर में बनने वाले यूरिया और अन्य उत्सर्जी पदार्थों को रक्त से पृथक किस विधि के द्वारा किया जाता है? तो अपोहन विधि के द्वारा। 68 का आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित ईंधनों को उनके उष्मीय मान के आधार पर अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम में बताना है। ठीक है, उष्मीय मान को किलो जूल प्रति केजी के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो अवरोही क्रम में बताना है। तो सबसे पहले ऑप्शन में मैं बता दे रहा हूँ चारों का। पेट्रोल जो है 45,000 इसका हो जाएगा। हाइड्रोजन का 1.5 लाख होता है। ठीक है, बायोगैस 35 से 40,000 के आसपास इसका होता है उष्मीय मान। ठीक है, और संपीड़ित प्राकृतिक गैस है, इसका लगभग 50,000 होता है। अब इसको अवरोही क्रम में बताइए। सबसे पहले 3, 3 के बाद 4, उसके बाद 1, उसके बाद 2, 3, 4, 1, 2। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। निम्नलिखित में से द्रवित पेट्रोलियम गैस के घटक कौन से हैं? ठीक है, द्रवित पेट्रोलियम गैस के घटक आपको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन में आप देखिए प्रोपेन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन करेक्ट होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 3, 4 यानी कि सी। निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना को प्रदर्शित करती है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण कौन कौन से कार्य घटित होती है? आकाश का नीला रंग बिल्कुल सही है, आकाश नीला होती है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। समुद्र का जल भी नीला इसी कारण होता है। टिंडल प्रभाव, सूर्यास्त के दौरान सूर्य का रक्तताप दिखना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होता है। तो इसका आंसर चारों करेक्ट है, आंसर हो जाएगा डी। नेत्र का वह गुण जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो नेत्र का यह गुण समंजन कहलाता है। 72 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। एक तरफ है यंत्र और दूसरे तरफ है अनुप्रयोग, बहुत आसान है। लक्स मीटर प्रकाश की तीव्रता को मापा जाता है, सही है। फेदोमीटर समुद्र की गहराई को मापी जाती है। अल्टीमीटर गलत है। वाहन के द्वारा तय की गई दूरी मापने में, यह गलत है। अल्टीमीटर विमान की ऊंचाई मापी जाती है। ठीक है, विमान की हाइट, मैं एच लिख दिया हूँ। ठीक है, तो तीसरा गलत है। पाइरहीलियोमीटर सौर विकिरण मापने में सही है। तो सवाल है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित है? 1, 2 और 4 सही सुमेलित है, 3 गलत है। 73 का आंसर सी। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? यानी कि कौन सा ऐसा रोग है जो जीवाणु के कारण नहीं होती है? ठीक है, टाइफाइड जीवाणु के कारण होती है, साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, तो पहला सही है। हैजा, ठीक, हैजा भी इसके कारण होते हैं। विब्रियो कमा जीवाणु के कारण होती है। क्षय रोग, टीबी यानी कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, तो यह भी होता है जीवाणु के कारण। मलेरिया जो होता है, मलेरिया परजीवी के कारण होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, जो जीवाणु के कारण नहीं होता। 74 का बी। त्रिविमीय मुद्रण का प्रयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? त्रिविमीय मुद्रण का प्रयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? ठीक है, एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में, डेंटल इम्प्लांट्स में, जैव प्रिंटर के रूप में, कृत्रिम अंग को निर्मित करने में। सही है, तो चारों ऑप्शन इसके सही करेक्ट हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा आनुवंशिक विकार नहीं है? आनुवंशिक विकार निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर आप देखिए, ऑप्शन नंबर बी, एथेरोस्क्लेरोसिस जो है वह आनुवंशिक विकार नहीं है। 76 का आंसर हो जाएगा बी। ऐसे 2 जीव जातियां जिनकी वातावरणीय आवश्यकताएं बिल्कुल समान होती है, अनिश्चित काल तक एक ही स्थान पर नहीं बनी रह सकती है। इस अवधारणा को निम्नलिखित में से किस नियम के अंतर्गत अभिव्यक्त किया गया? बहुत महत्वपूर्ण है, इसे गॉसी का नियम कहा जाता है। 77 का आंसर हो जाएगा डी। कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ है ग्रंथि और दूसरे तरफ है हार्मोन। ठीक है, परावटु ग्रंथि कैल्सिटोनिन हार्मोन सही है। पीयूष ग्रंथि सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन। अग्नाशय ग्रंथि सोमैटोस्टेटिन हार्मोन सही है। आदिवृक्क ग्रंथि और ऑक्सीटोसिन यह गलत है, यह सुमेलित नहीं है। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक है? बहुत आसान प्रश्न है। विटामिन सी घाव भरने में सहायक है, आंसर हो जाएगा सी। निम्न में से कौन सी विशेषताएं ट्रांसजेनिक फसलों से संबंधित है? ट्रांसजेनिक फसल से संबंधित, उत्पादन उपज में सुधार सही है। सूखा प्रतिरोधी फसलों का विकास सही है। फसल के पोषणों के मूल्यों में वृद्धि, यह भी सही है। फसल क्षति में वृद्धि गलत है। फसल क्षति इसमें कम से कम होती है, न्यूनतम होती है, मिनिमम होती है फसल क्षति। ठीक है, तो 1, 2 और 3 सही है, आंसर हो जाएगा ए। राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में कौन सा सही है इसे बताना है। ठीक है,
अभयारण्य की अपेक्षा अधिक संरक्षित होती है, सही है। मवेशियों को चराने की सीमित अनुमति, गलत है। मवेशियों को चराना यहाँ पर वर्जित होता है, ठीक है। राज्य और केंद्र दोनों के द्वारा अधिसूचित होते हैं, सही है। तो इसका 1 और 3 सही है, आंसर हो जाएगा बी। निम्न में से कौन सा सर्वाधिक प्राथमिक उत्पादकता वाला बायोम है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सर्वाधिक प्राथमिक उत्पादकता वाला बायोम निम्नलिखित में से कौन सा है? अभी ऊपर जो हमने मैच किया था उसी से यहाँ पे सवाल लिया हुआ, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन बायोम, ठीक है। तो इसका 82 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल है वन्य जीव अधिनियम 1972 के बारे में विचार करना है, ठीक है। वन्य जीव अधिनियम 1972 पहला, इसमें शिक्षा एवं शोध कार्य के लिए वन्य जीवों के शिकार हेतु लाइसेंस जारी करने का प्रावधान है, सत्य है। इसमें वन्य जीवों के व्यापार को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया है, गलत है। पूर्णतः प्रतिबंधित नहीं किया है, बल्कि लाइसेंस के माध्यम से उसे प्रतिबंधित किया गया है। लाइसेंस जारी की जाती है जिसको आवश्यकता हो, ठीक है। तो कौन सा? केवल एक सही है, दूसरा गलत है। वन उन्मूलन के क्या परिणाम होंगे? साइड इफेक्ट वन उन्मूलन का, जैविक विविधता में तीव्र वृद्धि होगी, गलत है। जैविक विविधता का ह्रास होगा वन उन्मूलन के कारण, ठीक है। तो पहला गलत हो गया, यानी कि ये गलत, ये गलत। एल्बिडो की दर में परिवर्तन होगा, बिल्कुल सही है, क्योंकि वन उन्मूलन हट जाएगी तो ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि होगा, तो एल्बिडो की दर में भी परिवर्तन होगा। भूस्खलन में वृद्धि होगी, सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पहला गलत है, 2 और 3 सही है। निम्न में लिखित में से कौन सी विशेषताएं मैंग्रोव वनों से संबंधित है? मैंग्रोव वन से संबंधित कौन सी विशेषता है? पहला, पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण में कमी करना, सही है। तटीय व मृदा अपरदन को रोकना, यह भी सही है। अन्य वनस्पतियों को नियंत्रित करना, यह मैंग्रोव वन की विशेषता नहीं है। लोगों को रोजगार प्रदान करना, यह भी सही है। तो इसका आंसर 1, 3 और 4 हो जाएगा। 85 का आंसर, सॉरी 1, 2 और 4 इसका आंसर होगा, ठीक है। 1, 2 और 4 यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ये 3 नहीं होगा, आंसर डी। अगला है अभयारण्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अभयारण्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वह करेक्ट है? यहाँ मानवीय गतिविधियाँ पूर्णतः वर्जित है, यह गलत है। यहाँ केंद्र सरकार के द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा अधिसूचित किया जाता है अभयारण्य को, गलत है। अभी हमने बताया था केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा। विशेष प्रजाति के संरक्षण पर अभयारण्य केंद्रित होते हैं, सही है। इनमें एक से अधिक पारिस्थितिकी तंत्र पाए जाते हैं, यह भी गलत है, ठीक है। तो 86 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अवसाद चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अवसाद चक्र, इसका क्रियान्वयन जलीय चक्रों के द्वारा होता है, सही है। इसका अपर्दन संघटक जीव मंडल के वर्षा एवं वनस्पति संघटकों के द्वारा प्रभावित होता है, यह भी सही है। इसका आंसर 1 और 2 दोनों सही है, आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सी शीत निष्क्रियता एवं उपरति में भिन्नता को प्रदर्शित करता है? ठीक है, शीत निष्क्रियता और उपरति में भिन्नता को निम्नलिखित में से कौन प्रदर्शित करता है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी देखिए। शीत निष्क्रियता कुछ जंतुओं की शरद निद्रा अवस्था है, जबकि उपरति जो है वह निलंबित परिवर्तन की एक अवस्था है। इसका आंसर 88 का हो जाएगा सी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से जैव विविधता के बाह्य स्थानीय संरक्षण है? बाह्य स्थानीय संरक्षण को एक्स सिटू कहा जाता है। ठीक है, इसके संरक्षण के लिए 2 प्रक्रिया अपनाई जाती है। पहली प्रक्रिया एक्स सिटू और दूसरी प्रक्रिया जो होती है इन सिटू और एक्स सिटू। ठीक है, तो जंतु उद्यान एक्स सिटू से संबंधित है, सही है। वनस्पति उद्यान भी एक्स सिटू से संबंधित है, लेकिन पवित्र उपवन जो है वह इन सिटू से संबंधित है। बीज बैंक भी एक्स सिटू से संबंधित है। तो 1, 2 और 4 एक्स सिटू से संबंधित है। इसका 1, 2 और 4 आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। निम्नलिखित में से कौन से जैव उर्वरक के रूप में कार्य करते हैं? तो जैव उर्वरक के रूप में नॉस्टॉक कार्य करता है। देखिए, एग्रेसिव जो है वह मशरूम होता है, यानी कि कवक होता है, तो यह तो गलत हो गया। एजोटोबैक्टर, ठीक है, तो ये दोनों जैव उर्वरक के रूप में काम करते हैं। 1 और 3 आंसर हो जाएगा इसका बी। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे बिहार राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? बहुत आसान सवाल है। बिहार राज्य का मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा को नियुक्त किया गया है। हाल ही में बिहार के नालंदा जिले के निवासी कपिल देव प्रसाद का निधन हो गया है। बताइए, कपिल देव प्रसाद किस कला से संबंधित है? बहुत आसान और महत्वपूर्ण सवाल है। कपिल देव प्रसाद बामन बूटी कला से।
हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जुब्बा साहनी की प्रतिमा का अनावरण किस जनपद में किया गया है? किस जिले में किया गया है जुब्बा साहनी की प्रतिमा का अनावरण? तो पटना में। हाल ही में भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की रग्बी खेल प्रतियोगिता में प्रीति ने स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड अपने नाम की है। यह बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले से संबंधित है? ठीक है, तो यह बिहार के मुजफ्फरपुर से संबंधित है। 94 का आंसर हो जाएगा बी। हाल ही में बिहार को बाढ़ से निजात दिलाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा एक समिति का गठन किया गया है। निम्नलिखित में से कौन से इस समिति के अध्यक्ष हैं? हमने संभवतः जून का जो बिहार का करंट अफेयर डिस्कस किया था, जून या जुलाई, ज़्यादा उम्मीद है जून वाले में, तो उसमें हमने इसको डिस्कस किया था कि अमरीश नायक के नेतृत्व में इसका गठन किया गया है। 95 का आंसर हो जाएगा ए। हाल ही में बिहार स्वास्थ्य विभाग ने राज्य से फाइलेरिया की समाप्ति के लिए मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर कार्यक्रम की शुरुआत की है। बताइए कि किस वर्ष तक फाइलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है? यह भी हमने बिहार करंट में डिस्कस किया है, संभवतः जुलाई या अगस्त के करंट में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी 2027 तक। अगला सवाल है, इसे भी हमने डिस्कस किया है। बिहार राज्य सरकार के द्वारा निम्नलिखित में से किस उद्यम को बिहार स्टार्टअप पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? तो बिहार स्टार्टअप पुरस्कार 2024 मेडिवाइजर प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है। 97 का आंसर हो जाएगा सी। केंद्रीय बजट 24-25 में सप्तर्षि कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव किया गया है। बताइए कि यह कॉरिडोर किस जिले में बनाया जाएगा? तो केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार में 3 कॉरिडोर बनाए जाएंगे। एक महाबोधि मंदिर कॉरिडोर बनाया जाएगा और दूसरा विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर बनाया जाएगा। ये दोनों जो हैं वे गया जिला से संबंधित है। ठीक है, और एक नालंदा में कॉरिडोर बनाया जाएगा, सप्तर्षि कॉरिडोर। तो 98 का आंसर हो जाएगा सी। हाल ही में यूएई सरकार ने बिहार के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को गोल्डन वीजा दिया है? तो यूएई सरकार ने सुपर 30 के संपादक आनंद कुमार को गोल्डन वीजा दिया है। 99 का आंसर हो जाएगा सी। मार्च 2024 में बिहार जलवायु सम्मेलन एवं प्रदर्शनी का आयोजन किस जिले में किया गया? तो पटना में किया गया। 100 का आंसर हो जाएगा बी। अब आइए एंशिएंट हिस्ट्री का सवाल। बीरशैव आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह मेडाइवल से संबंधित है। बीरशैव आंदोलन, ठीक है, पहला ऑप्शन है इसका प्रारंभ 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक में हुआ, सही है। यह कर्मकांड और मूर्ति पूजा का विरोधी था, यह भी सही है। और बसवण्णा इस आंदोलन के प्रमुख संत थे, यह भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से पशुपति की मुहर प्राप्त हुई है? बहुत आसान सवाल है। पशुपति की मुहर सिंधु सभ्यता में कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। वज्रयान संप्रदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? वज्रयान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठीक है, पहला है देवियों को महत्व प्रदान किया गया, सही है। मांस के सेवन पर बल दिया गया, यह भी सही है। तांत्रिक क्रियाओं का प्रतिपादन किया गया, यह भी सही है। ठीक है, तो इसका 1, 2 और 3 इसके आंसर सही हैं। अगला सवाल है, एक तरफ है मौर्यकालीन अधिकारी और दूसरे तरफ है दायित्व। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, पहला है विविताध्यक्ष माप तौल का अध्यक्ष। देखिए, पहला स्टेटमेंट ही गलत है। जो माप तौल का अध्यक्ष होता है उसे पौतवाध्यक्ष कहा जाता है। ठीक है, विविताध्यक्ष जो है वह चारागाह का अध्यक्ष होता है, चारागाह का अध्यक्ष। तो कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए ही गलत हो गया, बाकी ये तीनों सही सुमेलित हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए। गुप्तकालीन धार्मिक दशा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इंद्र महत्वपूर्ण देवता के रूप में स्थापित है, नहीं। गुप्त काल में देखेंगे तो विष्णु की प्रधानता थी। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में देखिए, वैदिक काल में इंद्र को प्रधानता थी, उत्तर वैदिक काल में फिर इंद्र की प्रधानता कम गई थी। अब देखेंगे कि गुप्त काल में, तो गुप्त काल में विष्णु की प्रधानता बढ़ गई थी। ठीक है, तो इसका पहला गलत हो गया। दूसरा, मूर्ति पूजा उपासना का प्रमुख अंग था, बिल्कुल सही है। वैष्णव एवं शैव संप्रदाय का समन्वय था, यह भी सही है। कपालिक संप्रदाय का गुप्त काल में ही विकास हुआ, यह भी सही है। तो 2 और 2, 3, 4 सही हैं। आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा कृष्णदेव राय के द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है? बताइए, कृष्णदेव राय के द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा नहीं है? तो अमुक्त माल्याद, जामंती कल्याणम और उषा परिणय, ये तीनों कृष्णदेव राय के द्वारा रचित हैं। लेकिन नारायण विलास जो है वह राजा विरूपाक्ष के द्वारा इसकी रचना की गई है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी।
निम्न में से किस शासक ने, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, किस शासक ने नौरसपुर नामक नगर की स्थापना की थी? तो नौरसपुर नामक नगर की स्थापना इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, जिसे अली बाबा कहा जाता है, उसके द्वारा की गई थी। 107 का आंसर डी। किस उपनिषद में अरुणी उद्वालक और श्वेत केतु के मध्य संवाद का उल्लेख किया गया है? तो छांदोग्य उपनिषद में। इसका आंसर हो जाएगा 108 का सी। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित नहीं है? द्रविड़ शैली में निम्नलिखित में से कौन निर्मित नहीं है? पहला कंदरिया महादेव का मंदिर, या सही, इसका यही आंसर होगा, द्रविड़ शैली में नहीं। कंदरिया महादेव का मंदिर जो है मध्य प्रदेश खजुराहो में अवस्थित है और इसका निर्माण नागर शैली में किया गया है, ठीक है। बाकी ये देखिए, ये तीनों साउथ से संबंधित हैं और अभी हमने बताया कि साउथ में देखेंगे तो द्रविड़ शैली का विकास है, उत्तर भारत में नागर शैली का विकास है। तो ऑप्शन से भी आपको अब ढूंढेंगे कि कौन से मंदिर कहाँ पे अवस्थित है, तो इससे भी आप अंदाजा लगा सकते थे। 109 का आंसर हो जाएगा सी। एक तरफ है सूची 1, सूची 2, पुस्तक और रचिता। बताइए, राजतरंगिणी कल्हन, ए का हो जाएगा 2, दस कुमार चरितम दंडी, बी का हो जाएगा 4, ठीक है। कादम्बरी वानभट्ट, डी का हो जाएगा 1, यानी कि ए का 2, बी का 4, ए का 2, बी का 4 और डी का 1, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 110 का डी। कथन ए, लद्दाख क्षेत्र की नदियां अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप का अनुसरण करती है, बिल्कुल सही है। इसके लिए क्रेटर झील का आविर्भाव उत्तरदायी है। क्रेटर झील के आविर्भाव के कारण ही अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप का अनुसरण करती हैं लद्दाख की नदियां, यानी कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही स्पष्ट व्याख्या कर रही है। 111 का आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल के किन्नौर जिले को तिब्बत से जोड़ेगा? ठीक है, यानी कि हिमाचल और तिब्बत दोनों को जोड़ता है। कौन सा दर्रा? शिवकिला, हिमाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच में, ठीक है। 112 का बी। निम्नलिखित में से किन लौह इस्पात संयंत्रों की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? बहुत आसान और महत्वपूर्ण सवाल है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान 3 लौह इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई थी। राउरकेला दुर्गापुर में है ब्रिटेन के सहयोग से, भिलाई छत्तीसगढ़ में, दुर्गापुर भी ब्रिटेन के सहयोग से, ठीक है। तो ये तीनों की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ही की गई थी। एक बोकारो इसमें शामिल नहीं था, ठीक है। तो आप बताइए, इसका ऑप्शन देखिए आप, राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर 1, 3, 4 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी। कांगतु चोटी किस पर्वतीय क्षेत्र का भूभाग है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। कांगतु चोटी किसका भूभाग है? किस पर्वतीय क्षेत्र का भाग है? तो अरुणाचल हिमालय का। 114 का आंसर हो जाएगा बी। एक तरफ है नदी और दूसरे तरफ है उद्गम स्थल। नदी और उद्गम स्थल, इसको आपको मैच करना है। पहला है महानदी। महानदी सिहावा पहाड़ी में इसका उद्गम होता है। एक आंसर हो जाएगा 3। दूसरा है पेन्नार, नंदी दुर्ग पहाड़ी में पेन्नार, बी का हो जाएगा 1। ताम्रपर्णी अगस्ता मलाई पहाड़ी, सी का हो जाएगा 2, तो डी का क्या हो जाएगा 4, यानी कि वैगई नदी वरुसानाद पहाड़ी, ठीक है। तो 3, 1, 2, 4 आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। राज्य पुनर्गठन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल। राज्य पुनर्गठन विधेयक, इसे केवल राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही पेश किया जा सकता है, सही है। इसे संसद में साधारण बहुमत से पारित किया जाता है, यह भी सही है, यानी कि 1 और 2 अभी तक दोनों सही हैं। तीसरा, 1 सही है, 2 सही है। संसद के द्वारा राज्य विधानमंडल विचार मानने के लिए बात है, गलत है। संसद राज्य विधानमंडल के विचार मानने के लिए बात है, नहीं है। केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति में संसद का निर्णय अंतिम होता है, सही है। तो 1 सही है, 2 सही है, 4 सही है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कैग का प्रावधान किया गया? तो आर्टिकल 148। निम्नलिखित में से कौन सी विभागीय अस्थायी समिति लोकसभा के अधीन नहीं आती है? तो लोकसभा के अधीन जो है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण समिति नहीं आती है, ठीक है। 118 का आंसर हो जाएगा बी। बाकी जो ऑप्शन नंबर ए, सी और डी है वे लोकसभा के समिति के अंतर्गत ही आते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इससे संबंधित अधिनियम 2005 में आया है, इस पर विचार करना है। इसके सदस्य प्रधानमंत्री के द्वारा नामित किए जाते हैं, सही है। इसके उपाध्यक्ष का पद केंद्रीय राज्य मंत्री के समकक्ष होता है, गलत है। इसके उपाध्यक्ष का पद जो होता है कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक का होता है, ठीक है। तो कौन सा सही है? केवल 1 सही है।
भारत के निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों को उनके कार्यकाल के अनुसार कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुने। ठीक है, उपराष्ट्रपति का क्रम बताना है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इनका कार्यकाल। बीबी गिरी 1967 से 69 के बीच इनका कार्यकाल रहा है। गोपाल स्वरूप पाठक 1969 to 74। उसके बाद हुए हैं आर वेंकटरमणि का जो कार्यकाल है 1974 से लेकर 79 तक है, और बी डी जति का कार्यकाल 1984 से लेकर 87 तक है। ठीक है, अब इसे आपको मैच बताना है आंसर। सॉरी, ये गलत हो गया, 3 का ये होगा, आर वेंकटरमन का, बी डी जति का ये होगा। गोपाल स्वरूप पाठक के बाद बी डी जति बनते हैं, उसके बाद आर वेंकटरमन होते हैं। ठीक है, तो इसे कर लीजिएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा पहले नंबर ए का आएगा, दूसरे पे ये आएगा, और इसके बाद तीसरे पे ये आएगा। चूंकि हमने बताया बी डी जति का ये होगा, फिर चौथे नंबर पे आर वेंकटरमन होंगे। 1 2 4 3। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखते हैं इसका, 1 2 4 3, ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब आइए 121 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कौन बिहार के प्रसिद्ध लोकनाट्य विदेशिया के रचनाकार हैं? बताइए, विदेशिया भिखारी ठाकुर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। बिहार के सियाराम दल ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? सियाराम दल भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। 122 का आंसर हो जाएगा डी। रोहतास का पठार किस नदी के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग करता है? बहुत आसान प्रश्न है। सोन नदी रोहतास पठार और छोटा नागपुर पठार को अलग करती है। पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र बरेला झील पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? तो बरेला नालंदा में है। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। एक तरफ है खनिज और दूसरे तरफ है स्थान। ग्रेनाइट जहानाबाद में, मैग्नाइट जमुई में, चुना पत्थर रोहतास, सोपस्टोन मुंगेर। सही सुमेलित है, तो 1 2 3 4 इसका ऑप्शन नंबर बी। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना 1974 में की गई थी। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम किस तिथि को लागू हुआ? तो 28 अगस्त 2015 को बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम को लागू किया गया है। ये सभी जो आप लोग नहीं जानते हैं उसे आप लोग लिखते चलेंगे। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के निम्नलिखित जिलों को सर्वाधिक महिला साक्षरता प्रतिशत के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी कि घटते हुए क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। ठीक है, बीच के 3-4 यहाँ पे मैच उसे आपको क्रम में रखना है। ऑप्शन के अनुसार इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। सबसे पहले मुंगेर के बाद चलेंगे तो इधर पटना होगा, पटना के बाद फिर औरंगाबाद और फिर सिवान होगा। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या कितना प्रतिशत है? तो बिहार की कुल आबादी में 18.38% की जो है वह 0 से 6 आयु वर्ग वालों का है। इसका आंसर हो जाएगा सी। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बिहार के सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले जिलों का अवरोही क्रम है, घटते क्रम है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए में देखिए, किशनगंज का है 971, कटिहार का है 961, गया का है 960, अररिया का है 957। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला अब यहाँ पे मैथ का सवाल है। ठीक है, तो 10 सवाल यहाँ पे मैथ का है। पीडीएफ पुराने जैसे बिहार स्पेशल प्रीवियस पीडीएफ भेजा गया था उसी प्रकार से इसका पीडीएफ भी 2-3 दिनों में आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है, मैथ का सवाल हम लोग स्किप कर रहे हैं। सवाल जो दिया जाएगा पीडीएफ में आपको, तो उससे आप लोग मैथ के सवाल को हल कर लेंगे। ठीक है, अब आइए 141 नंबर सवाल। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा प्रकाशित वैश्विक शांति सूचकांक, ठीक है, पीस इंडेक्स शांति सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो शांति सूचकांक भारत को 116वां स्थान प्राप्त हुआ है, और फर्स्ट रैंक अगर देखा जाए तो आयरलैंड। और यह पीस इंडेक्स किसके द्वारा जारी की गई है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप कोपा अमेरिका 2024 का खिताब जीता? तो कोपा अमेरिका 2024 का खिताब अर्जेंटीना ने जीता है। हाल ही में किसे यूरोपीय परिषद का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो यूरोपीय परिषद का नया अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा को चुना गया। ठीक है, 143 का हो जाएगा बी। हाल ही में 16वां भविष्य ऊर्जा सम्मेलन 2024 निम्नलिखित में से किस स्थान पर संपन्न हुआ? तो 16वां भविष्य ऊर्जा सम्मेलन 2024 यूएई में हुआ है, अबू धाबी में। करेंट अफेयर इसका थोड़ा आसान है। ठीक है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन
ब्लू ओरिजिन के न्यू शेपर्ड 25 मिशन के अंतर्गत अंतरिक्ष पर्यटक के रूप में शामिल होने वाले पहले भारतीय पर्यटक बने हैं। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत न्यूज़ में रहा है। गोपीचंद थोटाकुरा। 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंतर्गत किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड दिया गया? तो सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड दिया गया गुलमोहर को। 146 का आंसर हो जाएगा बी। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न कन्वेंशन का अनुमोदन करने वाला पहला एशियाई देश बन गया? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है। फिलीपींस बना है, ठीक है। आईएलओ का एक कन्वेंशन है कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न कन्वेंशन, इसका अनुमोदन करने वाले एशियाई देश बना है फिलीपींस। निम्नलिखित में से किसे 2023 के लिए 33वां सरस्वती पुरस्कार? तो सरस्वती पुरस्कार दिया गया है प्रभा वर्मा को। 71वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की विजेता क्रिस्टीना पिस्चकोवा किस देश से संबंधित हैं? तो क्रिस्टीना पिस्चकोवा चेक रिपब्लिक से संबंधित हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी। और आज के टेस्ट सीरीज का हम लोग अंतिम सवाल डिस्कस करेंगे। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के एयरपोर्ट कार्बन प्रत्यायन कार्यक्रम के अंतर्गत शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डे का दर्जा प्राप्त करने वाला पहला भारतीय हवाई अड्डा बना? इतना आप लोग जानिए कि शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा का दर्जा प्राप्त करने वाला पहला भारतीय हवाई अड्डा कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से आज की इस वीडियोज़ में हमने संस्कृति आईएएस के द्वारा 97वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए चलाए जा रहे टेस्ट सीरीज के एक हमने फुल लेंथ टेस्ट को डिस्कस किया है, ठीक है। सेक्शनल टेस्ट इसका समाप्त हो चुका है। सारे सेक्शनल टेस्ट को टॉपिक को आपके साथ डिस्कस किया जा चुका है, चाहे वह हिस्ट्री का हो, पॉलिटी का हो, ज्योग्राफी का हो, साइंस का हो, इकोनॉमिक्स का हो या फिर बिहार स्पेशल का हो, ठीक है। तो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज आज समाप्त हुआ है। इसके पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम ग्रुप @IASPCS सेंटर पर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसे ज्वाइन कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी इस यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल के लिंक को साझा करें, ताकि अधिक से अधिक संख्या में बीपीएससी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी को धार दे सकें। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।